नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बस कुछ देर पहले चीन और पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है। गलवान में क्लैश के बाद पहली बार चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा हमेशा होता है, चाइनीज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सिलेक्टेड हिस्सा रिलीज किया जाता है। आज भी चीन ने वही किया। गलवान से भागने के बाद चाइनीज अब अच्छा पड़ोसी बनने की जबरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होता। हमने आज चीन की अगली चाल जानने के लिए पाकिस्तान पर भी नजर रखी। आप चौंक जाएंगे, पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय और पाकिस्तान की आर्मी भी तोते की तरह चीन की लाइन ही पढ़ रही है। हमने थोड़ी और तहकीकात की और अपने पाकिस्तानी रिपोर्टर को फोन लगाया। इसके बाद पूरी बात समझ में आई। पाकिस्तान और चीन के बीच नई जुगलबंदी के पीछे दरअसल एक मीटिंग है। यह मीटिंग कहां हुई, कौन आया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसकी खबर पाकिस्तान के 99% लोगों को भी नहीं हुई। ये चेहरे पर मास्क लगाए पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जिन्होंने चाइनीज आर्मी से एक गुप्त मीटिंग की है। और इस मीटिंग का एजेंडा था पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर और अक्साई चिन। पाकिस्तान और चीन को इस वक्त भारत का खौफ सता रहा है, भारतीय सेना का डर सता रहा है। वीडियो देखकर साफ है यह मीटिंग कम और मजबूरी ज्यादा थी, और इस मजबूरी की वजह आज हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने भारत की 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हड़प रखी है। चीन ने जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तरीके से अभी भी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान के बीच हुए एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से चीन को पीओके में 5180 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन दे रखी है। नक्शों में हेरफेर करके दूसरे के हिस्सों पर दावा जताना माओ के जमाने से साम्यवादी चीन की रणनीति रही है। दूसरी ओर पीओके को भी पाकिस्तान अपनी जागीर समझता है। उसने अपने कब्जे वाले कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी चीन की घुसपैठ करा दी है। लेकिन अब दोनों ही देशों की हालत खराब है, क्योंकि उन्हें पता है भारत कोई बड़ा कदम उठा सकता है। अक्साई चिन का इलाका तिब्बती पठार के उत्तर पश्चिम में है। ये कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे का इलाका है। अगर ऐतिहासिक महत्व को देखा जाए तो यह इलाका भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूट का हिस्सा था। सैकड़ों सालों तक यह मध्य एशिया और भारत के बीच संस्कृति, बिजनेस और भाषा को जोड़ने का माध्यम रहा। अक्साई चिन लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद एक नमक का मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल 42,685 वर्ग किलोमीटर है। यह इलाका निर्जन है और यहां स्थायी बस्तियां नहीं है। इस इलाके पर विवाद 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। भारत 1957 के बाद से ही अक्साई चिन पर चीन के कब्जे को गैर कानूनी बताता आया है। इस इलाके को लेकर बीते दशकों के दौरान भारत और चीन के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। चीन को जहां कहीं भी नया सीमा विवाद पैदा करना होता है, वो पहले राजनीतिक नक्शे के साथ छेड़छाड़ करता है, फिर उस इलाके को अपना बताते हुए उस पर जबरन कब्जे की कोशिश करता है। लेकिन पिछले 3-4 सालों से उसकी इस हरकत को चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि कई बार नक्शे के साथ धांधली करने वाले चीन की पोल खुल चुकी है। पिछले साल अप्रैल के आखिरी हफ्ते की बात है। चीन की राजधानी बीजिंग में उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर दूसरा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शी जिनपिंग सरकार की ओर से बीआरआई की योजना को दिखाने के लिए जिस नक्शे का इस्तेमाल किया गया, उसमें अक्साई चिन को भारत के हिस्से के रूप में दिखाया गया। वो नक्शा चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से जारी किया गया था, और ऐसा एक बार नहीं कई मौकों पर हुआ। यानी चीन एक तरफ सच्चाई भी स्वीकार करता है, दूसरी तरफ भारत के इलाके पर अपना दावा भी ठोंकता है। लेकिन अब तो चीन से लेकर पाकिस्तान तक इसी बात की हलचल है कि भारत का अगला प्लान क्या होगा। यह भारत का ही खौफ है कि बाजवा को चीनी सेना के साथ गुप्त मीटिंग करनी पड़ रही है।
और पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट्स डरी सहमी आवाज में इमरान से कह रहे हैं, जल्द से जल्द चीन से हाथ मिला लो, इससे पहले कि देर हो जाए। पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज और वहां के लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। उन्हें इस बात का भी एहसास हो चुका है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हासिल करके रहेगा। अब तो इसका डर भी कैमरे पर दिखाई देने लगा है। हालांकि इसमें भी वो चीन के भरोसे ही बैठे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं। प्रशासनिक रूप से पाकिस्तान ने इसे 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्से को पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया और दूसरे हिस्से का नाम गिलगित बाल्टिस्तान है। पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान ने एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी बना रखा है। यहां का अपना मंत्रिपरिषद भी होता है। पीओके में विधानसभा भी है। वैसे यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर के हुंजा गिलगित के एक हिस्से रक्सम और बाल्टिस्तान की शकसम घाटी क्षेत्र को पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया। इस क्षेत्र को सीडेड एरिया या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट भी कहते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। पिछले महीने कोरोना संक्रमण की जानकारी के लिए बनाई गई पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट पर जो नक्शा जारी किया गया, उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया। यानी नक्शे में जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसको भारत के नक्शे के रूप में दिखाया गया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी ने भी पाकिस्तान की जनसंख्या बताते वक्त कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। यानी जो सच है वो सच है, और पीओके के इसी सच और भारत के डर ने पाकिस्तान में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है, एक ऐसी आक्रामक रणनीति अपनाई है जिसमें चीन और पाकिस्तान बुरी तरह फंसे हैं और अब उनकी छटपटाहट खुलकर सामने आने लगी है। तो बॉर्डर पर तनातनी है, लेकिन राहुल गांधी को तो बस मोदी पर हमला करना है। राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखेंगे तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है। राहुल गांधी को बस एक बहाना चाहिए, वो नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जब राहुल को टोका गया तो नाराज हो गए। कांग्रेस की टॉप मीटिंग में क्या हुआ, हमने कांग्रेस के नेताओं से बात कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इसे देखकर आपको यह अंदाजा लगेगा कि परिवार एक तरफ है और पार्टी के ज्यादातर नेता दूसरी तरफ। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की प्रेस रिलीज की ये हेडलाइन पढ़ लीजिए। लिखना था कार्य, लिख दिया कायर। लिखना था समिति, लिख दिया सीमित। इस तरह कांग्रेस कार्य समिति बन गई कायर सीमित। कांग्रेस ने स्पेलिंग मिस्टेक को 6 मिनट यानी पूरे 360 सेकंड बाद पकड़ा। तब तक हजारों मोबाइल में इसके स्क्रीनशॉट ले लिए गए थे और कांग्रेस की कायर वाली गलती वायरल हो चुकी थी। 6 मिनट बाद यानी 4:58 पर कांग्रेस ने गलती सुधार कर दूसरा ट्वीट किया। पार्टी ने तो अपनी गलती सुधार ली, लेकिन खबर है कि राहुल गांधी ने तो अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को ही करीब करीब कायर कह दिया। राहुल नाराज हैं कि उनकी पार्टी के लीडर मोदी से डरते हैं और प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक करने में उनका साथ नहीं दे रहे। मंगलवार को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक एक डिटेल बेहद चौंकाने वाली है। इस वर्चुअल मीटिंग में राहुल बार बार दोहराते रहे कि वो मोदी से डरने वाले नहीं हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके पर्सनल अटैक जारी रहेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में राहुल की टीम के ही मेंबर आरपीएन सिंह ने उनको लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर पर्सनल अटैक से बचने की सलाह दी। इस पर राहुल ताव खा गए। उन्होंने फिर वही बात दोहरा दी कि मैं मोदी से डरने वाला नहीं। आरपीएन सिंह सीडब्ल्यूसी के परमानेंट इनवाइटी मेंबर हैं। उनकी सलाह थी कि सरकार का विरोध नीतिगत मुद्दों पर होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री पर हमला किया जाए। इस पर राहुल तमतमा गए। गुस्से में वो यहां तक कह गए, मैं पीएम मोदी से नहीं डरता, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं उनकी आलोचना करना जारी रखूंगा। अगर सीडब्ल्यूसी के लोगों को इससे कोई समस्या है तो सीडब्ल्यूसी मुझे चुप रहने के लिए कहे।
कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी मीटिंग में एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने की बजाय पार्टी को उनकी पॉलिसीज को अटैक करना चाहिए, उनकी पॉलिसीज पर सवाल खड़े करने चाहिए। इस बात से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह से असहमत दिखे। उन्होंने कहा क्योंकि पॉलिसीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे हैं, इसलिए वो उन पर उसी तरह से हमला बोलते रहेंगे जैसे पिछले दिनों बोलते आए हैं। राहुल ने यह भी कहा कि अगर CWC उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती है तो उन्हें बता सकती है। राहुल के इस तेवर पर CWC के मेंबर चुप रह गए। अकेली प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल का खुलकर साथ दिया। इस फ्रेम में प्रियंका गांधी राहुल के करीब दिख रही हैं। प्रियंका ने कहा, राहुल और कुछ दूसरे नेताओं को छोड़कर बाकी कांग्रेस नेता मोदी और अमित शाह की सीधे आलोचना से बचते हैं। सोनिया गांधी इस पर चुप रही। राहुल और प्रियंका की बातों पर सोनिया ने एक शब्द नहीं बोला। CWC में राहुल के समर्थक राजीव साटव के तेवर हमलावर रहे। साटव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में फाइटिंग स्पिरिट की कमी है। इस फ्रेम में देखिए, आनंद शर्मा सिर पर हाथ रखकर बैठे दिख रहे हैं। उन्होंने राजीव साटव की बात का विरोध किया। आनंद शर्मा बोले, कई सीनियर नेताओं ने संसद के पटल पर मोदी और शाह का विरोध किया है और यह सब संसद के रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसे चेक किया जा सकता है। इसके बाद सीनियर लीडर अहमद पटेल ने कहा, कांग्रेस नेताओं को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। CWC बैठक में ओल्ड वर्सेस यंग गार्ड भी देखने को मिला। यंग गार्ड राहुल के करीबी एक नेता ने कहा कि बड़े जो नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो कहीं पीछे पिछड़ते हुए दिखते हैं जब बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की। लेकिन उनका जवाब देते हुए एक सीनियर पार्टी के नेता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर ये नेता राज्यसभा के रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जो वरिष्ठ हैं पार्टी के, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। अहमद पटेल ने राहुल का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि इशारा राहुल की ओर हो सकता है, क्योंकि मोदी की आलोचना करने में सबसे आगे राहुल ही है। लद्दाख और गलवान घाटी के मुद्दे पर राहुल हमलावर हैं। वो तीखे सवाल पूछ रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट दाग रहे हैं। सवाल पूछना राहुल का हक है, लेकिन राहुल बार बार इतने पर्सनल हो जाते हैं कि उनके ट्विटर टाइमलाइन से उनकी पार्टी के नेता ही परेशान दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में दो टीम बन चुकी है। राहुल की टीम खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री पर अटैक करने के मूड में रहती है और सीनियर लीडर चाहते हैं कि भाषा में मर्यादा कायम रहे, अटैक पर्सनल न हो, तथ्यों पर आधारित हो। फिर एक बार ऐसा लगने लगा है कि पार्टी एक तरफ है और परिवार एक तरफ। कांग्रेस में मीटिंग के दौरान जो बातें कही गई वो कोई बाहर आकर नहीं कहना चाहता, लेकिन अंदर क्या चल रहा है उसे संजय झा के जरिए समझ सकते हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले ही पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया गया है। Now you lose 2019, 1 year. 2019 की हार को 1 साल हो चुका है। हमने उस हार पर कभी गंभीरता से नहीं सोचा। हकीकत यह है कि शीर्ष पर बैठे लोगों के पास जाकर चीजें रुक जाती हैं। मेरा ख्याल में कांग्रेस में ये CWC है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत दिग्गज लोग हैं, उनके पास राजनीतिक अनुभव है। पत्रकारों की भाषा में कहें तो वो हैवीवेट हैं। मगर आपने अनुभव का क्या किया? CWC के पास नया नेता चुनने के लिए बहुत समय था। कांग्रेस पार्टी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। दर्जनों अच्छे नेता हैं जो जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, जहां तक आज हम सोचते भी नहीं। CWC ने कभी फैसला लिया ही नहीं। उसने कभी इस पर विचार भी नहीं किया कि संभावित नेता कौन हो सकता है जो भविष्य में पार्टी को आगे लेकर जाए। Beyond anything that we have even contemplated at the moment. संजय झा ने जो बातें अभी कही हैं, कुछ ऐसा ही जयराम रमेश और शशि थरूर सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, लेकिन पार्टी की लाइन अलग है, परिवार की लाइन अलग। उधर गलवान में भारत और चीन का टकराव पूरी दुनिया में सुर्खियां बन रहा है। बहुत से लोग इस बात से डर रहे हैं कि कहीं दो परमाणु शक्तियों के बीच ये तनाव बेकाबू ना हो जाए, नौबत एटमी हथियारों तक ना आ जाए। लेकिन एटम बम कोई खिलौना नहीं है जो कोई देश कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। एटम बम को लेकर बात हमेशा सीरियसली होती है, लेकिन चीन तो भयंकर तबाही मचाने वाले एटम बम को लेकर भी सीरियस नहीं दिखता। कल ही हमारे विदेश मंत्री ने बताया था कि चीन के लिए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते की अहमियत नहीं है। वो कभी भी किसी इंटरनेशनल कानून को मानने से इनकार कर देता है। इसकी मिसाल वियना में दिखी, जहां एटम बम जैसे बड़े मुद्दे पर 3 देश बात करने वाले थे। 2 देश तो इस बैठक में आए, मगर तीसरा देश नहीं आया। वो कौन सा देश था, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन का झंडा लगा था, चीन की कुर्सी खाली थी।
ये तस्वीर साबित करती है कि चीन भगोड़ा है। जब यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अमेरिका और रूस के बीच एटमी हथियार कम करने को लेकर बातचीत शुरू हुई तो उसमें चीन को भी न्योता दिया गया, मगर चीन परमाणु हथियार कम करने की इस वार्ता से भाग निकला, नजर ही नहीं आया। जाहिर है कुछ तो है जो चीन छुपाना चाहता है। ये परमाणु हथियारों के बारे में चीन के बुनियादी रुख से बिल्कुल अलग है। ऐतिहासिक रूप से चीन हमेशा से ये कहता रहा है कि उसे सिर्फ दुश्मन को डराने के लिए परमाणु हथियार चाहिए, यानी उतने ही हथियार जितने ब्रिटेन और फ्रांस के पास हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब चीन की मौजूदा सरकार ने वहाँ के पूर्व शासक देंग शाओपिंग की हाइड एंड बाइट की नीति को त्याग दिया है। देंग चाहते थे कि चीन अपनी क्षमताओं को छुपा कर रखे और अपना समय आने का इंतजार करे, लेकिन परमाणु हथियारों के मामले में उनका रवैया राजदाराना है, ये पारदर्शी नहीं है और चीन को चोरी करना बंद करना चाहिए। जिस समय वियना में वार्ता की टेबल पर चीन का इंतजार हो रहा था, ठीक उसी वक्त चीन की प्रोपेगेंडा मशीन ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा। खुद ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इस लेख में मांग की कि चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर लेनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक इस वक्त चीन के पास करीब 300 एटमी हथियार हैं, वहीं रूस के पास 6500 परमाणु हथियार और अमेरिका के पास लगभग 6185 एटमी अस्त्र हैं। रूस और अमेरिका ने इनमें से 1600 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात कर रखे हैं। पहले आप उस वार्ता को समझिए जिससे चीन भाग निकला और अब अपने परमाणु हथियार छिपाकर उन्हें बढ़ाने की बात क्यों कर रहा है। रूस और अमेरिका के बीच ये बातचीत बेहद अहम है क्योंकि इसमें दोनों देश मिलकर अपने परमाणु हथियारों की संख्या कम करने का समझौता करते हैं। रूस और अमेरिका के बीच इस समझौते का नाम है स्टार्ट, जिसका पूरा नाम है स्ट्रेटेजिक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। यह समझौता पहली बार वर्ष 2010 में हुआ था। तब अमेरिका और रूस मोर्चे पर तैनात अपने परमाणु हथियारों की संख्या घटाकर 1550 करने पर सहमत हुए थे। इस संधि के तहत दोनों देश मोर्चे पर केवल 700 लॉन्चर रख सकते हैं। स्टार्ट समझौता फरवरी 2021 में खत्म होने वाला है। अब अमेरिका चाहता है कि दुनिया का एक और बड़ा परमाणु देश चीन भी एटमी हथियार कम करने की बातचीत में शामिल हो जाए। हमने चीन को साफ तौर पर बता दिया है कि उनसे परमाणु अप्रसार संधि का पालन करने की उम्मीद की जाती है। उन्हें खुले दिल के साथ हमसे बात करनी चाहिए। हम आगे भी उन्हें इस वार्ता में शामिल होने का बुलावा देते रहेंगे क्योंकि हमारी नजर में ये बहुत जरूरी है। खुद के उभरती महाशक्ति होने का दावा करने वाला चीन इस बातचीत से इसलिए भाग निकला कि वो अपने परमाणु हथियारों की संख्या दुनिया से छिपा कर रखना चाहता है, क्योंकि चीन एक भगोड़ा देश है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। और ठीक उस वक्त जब अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियार कम करने की बात कर रहे थे, तब ग्लोबल टाइम्स के संपादक चीन को अपने परमाणु हथियार बढ़ाने की सलाह दे रहे थे। ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिन ने लिखा, चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाकर 1000 करने की जरूरत है और वो भी बहुत कम वक्त में। साथ ही साथ चीन को कम से कम 100 डोंगफिंग 41 मिसाइलों की जरूरत है। हम शांति प्रिय देश हैं और पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन हमें परमाणु हथियारों के बड़े जखीरे की जरूरत है ताकि हम चीन के प्रति अमेरिका के विद्वेष का मुकाबला कर सकें। हमारे पास परमाणु हथियार बढ़ाने की चर्चा करने का समय नहीं है। हमें तेजी से और एटमी हथियार बना लेने चाहिए। साफ है कि चीन अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने में जुटा है। वो अपने परमाणु हथियार कम करने के लिए कतई राजी नहीं है। जब अमेरिकी विशेष दूत ने चीन के बातचीत से भागने वाली ये तस्वीर ट्वीट की, तो इसका जवाब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कुछ इस तरह दिया। हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वो इस तरह की हरकतें करना बंद करे और नई स्टार्ट संधि के रूस के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख अपनाए, रूस के साथ गंभीर परिचर्चा करे। मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया अमेरिका से यही उम्मीद रखती है। चीन काफी समय से परमाणु हथियार बढ़ाने में जुटा हुआ है। पिछले साल ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर यह आरोप लगाया था कि वो चोरी छुपे लो यील्ड वाले परमाणु परीक्षण कर रहा है ताकि अपने एटमी हथियारों की ताकत बढ़ा सके।
चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया। 1967 में चीन ने हाइड्रोजन बम का पहला परीक्षण किया। 1996 तक चीन खुलकर एटमी टेस्ट करता रहा ताकि अपने परमाणु हथियारों की ताकत बढ़ा सके। 1996 में CTBT पर दस्तखत के बाद चीन ने खुलकर परमाणु परीक्षण बंद कर दिए, मगर वो चोरी छुपे अब भी एटमी टेस्ट कर रहा है। चीन का मकसद है अपनी सेना की शक्ति को इतना बढ़ाना कि उसके आगे भारत ही नहीं अमेरिका भी कमजोर साबित हो। इसके लिए चीन लगातार न सिर्फ अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी एयरफोर्स और नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। चीन के पास 60 पनडुब्बियां हैं, इनमें 10 परमाणु सबमरीन हैं। चीन की दिक्कत यह है कि उसकी एटमी पनडुब्बियां समंदर की गहराई में इतनी ज्यादा आवाज पैदा करती हैं कि इन्हें आराम से निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए अब चीन अपने जंगी जहाजों पर ध्यान दे रहा है और उसने 3 ऐसे युद्धपोत बनाए हैं जो अमेरिका के खिलाफ उसको बराबरी पर ले आए। टाइप 54 फ्रिगेट, टाइप 52 डिस्ट्रॉयर और चीन का सबसे बड़ा जंगी जहाज टाइप 55 मिसाइल क्रूजर। इस पावर के साथ चीन अब प्रशांत महासागर के साथ हिंद महासागर में भी दखल दे रहा है। इसकी 2 बड़ी वजहें हैं। चीन भारत को बैकफुट पर रखना चाहता है। दूसरी वजह यह है कि बाकी दुनिया की तरह चीन का तेल भी अरब खाड़ी से आता है। चीन की 60% तेल और गैस की सप्लाई भारत के करीब से होकर गुजरती है। उसका 50% से ज्यादा व्यापार भी हिंद महासागर के रास्ते होता है। भारत को बैकफुट पर रखने के लिए चीन हिंद महासागर में अपनी नौसेना के अड्डे भी विकसित कर रहा है। चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना सैनिक अड्डा बनाया है। साथ ही साथ उसने पाकिस्तान के बलोचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को अपने बड़े सैनिक अड्डे के रूप में विकसित कर लिया है। इसके अलावा चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने इस्तेमाल में ले लिया है। हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाकर चीन भारत की घेराबंदी करना चाहता है, पर भारत की नौसेना हिंद महासागर में चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की पनडुब्बी चीन को चेतावनी है कि वो हिंद महासागर में भारत के अधिकार को चुनौती देने की हिमाकत न करे, क्योंकि भारत की नौसेना चीन की चुनौती से निपटने को पूरी तरह तैयार है। भारतीय नौसेना अगले 8 सालों में 200 जंगी जहाजों वाली ताकत बनने जा रही है। समंदर की सतह से लेकर गहराई तक भारत की ताकत बढ़ने जा रही है, क्योंकि अब स्कॉर्पियन क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खांदेरी भी नौसेना में शामिल हो चुकी है। भारत के पास पहले से ही INS कलवरी पनडुब्बी है। अब अगले 4 सालों में भारत फ्रांस की मदद से 4 और स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बनाने जा रहा है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी बेहद खामोश मानी जाती है। इन्हें ट्रैक करना आसान नहीं होता। भारत की नौसेना आज 2 मोर्चों पर आराम से लड़ सकती है, क्योंकि भारत अब परमाणु पनडुब्बी भी ऑपरेट कर रहा है। इसी में से एक पनडुब्बी इस तस्वीर में अंडमान के पास तैनात दिख रही है। भारत के पास रूस से ली गई परमाणु पनडुब्बी अकुला यानी INS चक्रा और स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत हैं। इनकी रेंज अनलिमिटेड होती है। ये 3 महीने तक सतह पर आए बगैर ऑपरेट कर सकती हैं। इन परमाणु पनडुब्बियों से बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी जा सकती है। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। अरिहंत की सफलता न्यूक्लियर ब्लैकमेल का माकूल और मुंह तोड़ जवाब है। करीब 150 जंगी जहाजों के साथ भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी समुद्री ताकत है, जबकि चाइनीज नेवी में 300 से ज्यादा जंगी जहाज हैं। चीन के ज्यादातर जंगी जहाज अमेरिका से मुकाबले के लिए प्रशांत महासागर में तैनात हैं, जहां चीन अमेरिका के मुकाबले बहुत कमजोर साबित होता है।
वहीं दक्षिण एशिया में, हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का दबदबा है। ये भारत का इलाका है। अभी 16 पनडुब्बियां और 30 बड़े जंगी जहाजों के साथ भारतीय नौसेना दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका के तट तक सबसे मजबूत नेवी है। हिंद महासागर में चीन भारतीय शक्ति को चुनौती देने की हालत में नहीं है। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ भारत। इन दोनों ताकतों से एक साथ टू फ्रंट वॉर के लिए चीन तैयार नहीं। इसीलिए वो अमेरिका और रूस के साथ परमाणु हथियार कम करने की वार्ता से भाग निकला और इसीलिए चीन का मीडिया सरकार से कह रहा है वो अपने एटमी हथियारों की ताकत बढ़ाए। और अभी महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट आया है। कितना बढ़ा कोरोना का ग्राफ, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। क्या चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा